नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज आपका स्वागत करती हूं। आज के हमारी चर्चा का विषय है सोर्स मेथड अर्थात स्रोत विधि या आधार विधि। दोस्तों, इसको स्रोत विधि या आधार विधि इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शिक्षक द्वारा छात्रों को जो विषय वस्तु दी जा रही है, जो पढ़ाई जा रही है विषय वस्तु, उसका मूल केंद्र या स्रोत उसका जिस विषय वस्तु से संबंधित है उसका मूल केंद्र जिस स्रोत से वो ली गई है, इसलिए इसको स्रोत या आधार विधि कहा जाता है। क्योंकि जो विषय वस्तु छात्रों को समझाई जा रही है, शिक्षक द्वारा उनको प्रदान की जा रही है, विषय वस्तु दी जा रही है, वो किसी स्रोत या मूल केंद्र से ली जाती है, जिसको हम आधारशिला के रूप में भी बोला जा सकता है कि ये विषय वस्तु हमने उस स्रोत से ली गई है। और छात्रों को हम सिर्फ सूचनात्मक ज्ञान प्रदान न करके उनके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव हो, ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए शिक्षक द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, विषय वस्तु दी जा रही है, वो छात्रों के लिए सूचनाप्रद है। लेकिन स्रोत विधि के आधार पे मूल केंद्र से ली गई जो विषय वस्तु है, इस आधारित मूल केंद्र से आधारित होने के वजह से विषय वस्तु छात्रों के लिए सूचनात्मक ज्ञान के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव वाला ज्ञान भी है। विषय वस्तु को छात्र प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भी सीख सकते हैं। जिस विषय वस्तु को शिक्षक द्वारा जो विषय वस्तु छात्रों को दी जा रही है, उसकी सार्थकता, उसकी आवश्यकता तथा उसकी वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रत्यक्ष अनुभव है छात्रों के द्वारा, वो स्रोत के द्वारा ही लिया जा सकता है, स्रोत के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। इसी विषय में एसवीसी अय्या की एक डेफिनेशन है। एसवीसी अय्या के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो स्रोत विधि है वो भूतकालीन घटनाओं के शेष चिन्ह हैं, जिनके आधार पर जो इतिहासकार हैं वो इन चिन्हों को आधार मान करके अपना कार्य करते हैं तथा इन्हीं के माध्यम से घटनाओं का जो है तार्किक एवं क्रमबद्ध वर्णन इतिहासकार करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो स्रोत विधि के अनुसार अगर हम माने तो जो स्रोत विधि एक तरह से इतिहास के विषय में अगर हम देखते हैं कि जो भूतकालीन घटनाओं के शेष चिन्ह कि हम ये घटना सत्यापित है कि इतिहास में कि ये घटना हुई है, लेकिन उसको थोड़े समय तक याद रखने के बाद में ज़्यादा समय तक वो किसी को ध्यान में नहीं रहती है। लेकिन इन्हीं स्रोतों के आधार पे इतिहासकार उनको स्रोतों के माध्यम से ही, इन्हीं शेष चिन्हों के माध्यम से ही उस कार्य को करते हैं तथा उनका जो तार्किक और क्रमबद्ध वर्णन है वो इन्हीं स्रोत या मूल केंद्र से किया जाता है, जिनके आधार पे हम काफ़ी समय तक उसको पढ़ते हैं, उस विषय वस्तु को समझते हैं, देखते हैं। स्रोत विधि में हम प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्रोत पे बात कर सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे स्रोत वो होते हैं जिनको हम स्वयं जो मतलब प्रत्यक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष लिखा हुआ, जैसे कि अगर बाबरनामा है तो बाबरनामा जब ऑथेंटिक जो लिखा हुआ है पहले का, अगर वही बुक तो वो प्राथमिक सोर्स में आएगा। अगर हम आगरा के ताजमहल को हम किसी से सुनते हैं, उसकी घटनाएं, उसके वर्णन को हम यदि पढ़ते हैं तो वो सेकेंडरी लेवल पे है। बट अगर हम उसको खुद जाके एनालिसिस करते हैं, वहाँ का खुद हम निरीक्षण करके उसके जितने भी डेटाज हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, तो वो प्राइमरी लेवल का आधार स्रोत रहेगा, क्योंकि हमने खुद ने वहाँ जा कर के उसके डेटाज को कलेक्ट किया है। जबकि सेकेंडरी लेवल पे जो मूल ग्रंथ है उस पे आधारित जो पुस्तकें हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उस पे आधारित जो हैं वो सेकेंडरी लेवल के स्रोत माने जाते हैं। इसी में अब हम स्रोत विधि के शिक्षण सिद्धांतों को समझेंगे कि जो स्रोत विधि के शिक्षण सिद्धांत हैं वो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण जो छात्रों को जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष रूप में निरीक्षण द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक छात्र उस चीज़ को स्वयं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये स्रोत विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर आधारित माना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अध्यापक द्वारा जो
जो विषय वस्तु दी जा रही है वो वास्तविक एवं मूर्त रूप में अध्यापक जो है उसको प्रस्तुत करता है छात्रों के समक्ष, क्योंकि अध्यापक द्वारा जो विषय वस्तु छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है वो वास्तविक एवं मूर्त रूप से, क्योंकि वो आधार ग्रंथ जो है स्रोत से ली गई विषय वस्तु, इसलिए वो वास्तविक एवं मूर्त रूप से उसको प्रस्तुत करता है। इसके बाद में देखेंगे कि छात्र की निरीक्षण क्षमता, तर्क, सूझ, सृजनात्मक तथा जो निरीक्षण शक्ति है वो स्रोत विधि के द्वारा विकसित होती है, ज़्यादा विकास होता है उसका, क्योंकि छात्र उसमें स्वयं के द्वारा निरीक्षण करता है, अपना तर्क तथा चिंतन शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी लाता है और निरीक्षण करके अपनी शक्ति का विकास भी करता है। तथा इसके बाद में देखेंगे कि हम स्रोत विधि अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि इस विधि के द्वारा अभिप्रेरणा मिलती है और जो अभिरुचि है उसके विकास में भी ये सहायक है स्रोत विधि। तथा छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के लिए भी इस विधि द्वारा समुचित वातावरण का निर्माण होता है। इस विषय वस्तु जैसे छात्रों के द्वारा जो विषय वस्तु है उसमें वो छात्र अभिरुचि लेकर के अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए भी समुचित वातावरण का निर्माण करता है तथा यह विधि व्यवहार परिवर्तन में सहायक सिद्ध होती है। अब हम स्रोत विधि के गुणों को देखेंगे, जिसमें प्रथम गुण है इसका कि स्रोत विधि के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि जो यह विधि है ये छात्रों के द्वारा प्रमाणों पर आधारित विधि है और इसके द्वारा हम अवलोकन करते हैं, तथ्यों का संग्रह करते हैं और इन्हीं तथ्यों के संग्रह के आधार पर हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए यह पूर्णतया वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है छात्रों में। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो यह विधि है यह मानसिक प्रशिक्षण में सहायक है, क्योंकि छात्रों के निरीक्षण द्वारा, प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा छात्र पूर्णतया उसमें तर्क तथा निर्णय शक्ति का विकास करते हैं, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं, इसलिए यह जो विधि है यह छात्रों के मानसिक प्रशिक्षण में सहायक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये विधि है यह विषय वस्तु की पूर्णता को लिए हुए है, क्योंकि यह जो विधि है ये पूर्णतः स्रोतों पर आधारित है। इसमें विषय वस्तु को लेने के लिए हम स्रोतों का उपयोग करते हैं, इसलिए यह पूर्णतया विषय वस्तु की पूर्णता को लिए हुए विधि है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यह विधि है ये अभिप्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि अगर जो मौलिक स्रोत है, मौलिक स्रोत के लिए मौलिक स्रोत द्वारा अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण किया जाता है, तथा जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाया जाता है तथा इसी के माध्यम से छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है, सीखने के लिए अभिप्रेरणा मिलती है। इसके बाद में हम स्रोत विधि की सीमाओं पर बात करेंगे, जिसमें प्रथम जो इसकी सीमा है कि यह विधि अधिक विस्तृत विधि है। अधिक विस्तृत विधि इसलिए है क्योंकि इस विधि में समय अधिक लगता है, जबकि समय तालिका के अकॉर्डिंग हमें जो समय सीमा है वो कम है, क्योंकि टाइम टेबल में जो टाइम पीरियड है वो एक कालांश कम समय जैसे 30 मिनट टू 45 मिनट्स का होता है, जबकि इस विधि के द्वारा समय अधिक लगता है, इसीलिए यह विधि अधिक विस्तृत विधि है। इसके बाद में हम देखेंगे कि यह विधि जो है वो उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए इसलिए उपयोगी क्योंकि जो बड़े उच्च स्तर के जो कक्षाओं के छात्र हैं वो विश्लेषण करने में संभव रहते हैं, उनको जो तर्क शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति है, क्षमता है, उनका विकास रहता है और वो विषय वस्तु को अच्छे से समझ पाते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं। जबकि यह विधि निम्न स्तर के जो कक्षाओं के छात्र हैं उसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो निम्न स्तर के कक्षाओं के छात्र हैं वो विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इस विधि के द्वारा जो स्रोत के प्रदर्शन के समय छात्रों में अनुशासन की कमी पाई जाती है। इस विधि के द्वारा जब हम स्रोतों का प्रदर्शन करते हैं उस समय छात्रों में अनुशासन की जो कमी है वो पाई जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो विभिन्न दृश्य श्रव्य सामग्रियों के प्रयोग से ऑडियो विजुअल एड्स जो हम प्रयोग ले रहे हैं, जैसे फिल्म है, स्ट्रिप्स हैं आदि के द्वारा अधिक प्रयोग लेने के कारण स्रोतों की जो भूमिका है वो कम हो गई है। इस प्रकार हम अगर एनालिसिस करके देखते हैं तो स्रोत विधि एक ऐसी विधि है जो मूल केंद्र तथा स्रोत से विषय वस्तु द्वारा विषय वस्तु का लिया जाना तथा छात्रों के समक्ष उसको वास्तविक तथा मूर्त रूप में अध्यापक द्वारा प्रस्तुत करना है। इसी कारण जो स्रोत या मूल केंद्र से ली हुई विषय वस्तु के आधार पर इसे आधार विधि या स्रोत विधि कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।